सो स्टूडेंट्स, नाउ विल टेक दिस टॉपिक फॉर गॉस लॉ लेक्चर 2। फर्स्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा बेसिक्स ऑफ गॉस थ्योरम बताया था, फ्लक्स क्या होता है, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इसी को मैं एक स्टेप और आगे ले जाऊंगा। जस्ट सी, इट इज योर गॉस लॉ। गॉस लॉ हियर आई हैव यूज्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से हम लोग फ्लक्स को देख रहे थे। फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई नेट ना। फाई इक्वल टू दिस एंड दिस क्यू इज चार्ज इंक्लोज्ड। हमेशा ध्यान रखेंगे, दिस इज द चार्ज इंक्लोज। कितना इंक्लोज होगा उसमें इसके हिसाब से लिया जाएगा। इफ क्यू इज पॉजिटिव, चार्ज इंक्लोज्ड इज पॉजिटिव। इफ फ्लक्स इज चार्ज इंक्लोज इज नेगेटिव, फ्लक्स इज नेगेटिव। ये रिजल्ट आता है आपका। इसमें एक केस और मैं एग्जांपल में ले चलूँगा, उसको आप देखेंगे, यू विल हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग। सपोज आई हैव दिस क्यूब, और ऐसे बना लें आप। दिस क्यूब अरेंजमेंट इज दिस। ऐसे आप चेक करिए, ये क्यूब है ऑफ साइड लेंथ ए। दिस इज द अरेंजमेंट फॉर क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए ना। तो क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए को हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिया। इट इज ऑफ द लेंथ ए, ये मान लें आप। और इसके सेंटर पे, इसके वन ऑफ द कॉर्नर पे आई पुट ए चार्ज क्यू। इसके वन ऑफ द कॉर्नर पे आई पुट अ चार्ज क्यू। चार्ज क्यू को मैं रखता हूँ, थोड़ा ध्यान दें। अगर मैं यहाँ पे क्यू चार्ज रखूँगा तो इसकी फ्लक्स कंट्रीब्यूशन क्या आएगा। नाउ इट इज़ नॉट प्लेस एट द सेंटर, ये कॉर्नर पर रख दिया गया, तब इसका फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फेसेस क्या आएगा वो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक फेस आ गया, ये जो इसके साथ डायरेक्ट कॉर्नर पे लगा हुआ है, ये फेस, इसके साथ फ्लक्स क्या होगा अगर हमको चेक करना हो फाई वन व्हाट इट विल बी। तो ये हम कैसे जान पाए, तो थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे चार्ज इज नॉट एग्जैक्टली प्लेस्ड एट द सेंटर, किनारे पर रख दिया गया। तो फील्ड लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम द चार्ज अगर मैं देखूंगा तो आप क्या पाओगे, फील्ड लाइन जो इस चार्ज से आएंगी, जस्ट सी लाइक दिस, ई लाइंस। और इसका जो एरिया वेक्टर अगर आप देखते हो, डी एस एरिया वेक्टर, तो डी एस एरिया वेक्टर एंड फील्ड लाइंस अगर आप देखेंगे दे आर एट 90 डिग्री। हेंस फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस फेस जो आएगा फाई वन की वैल्यू ये जीरो हो जाएगी, बिकॉज ऑफ थीटा एंगल बिटवीन द फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। अब आप देखो ऐसा किस सरफेस के साथ हो सकता है। तो मैं अगर देखूंगा थ्री फेसेस दे आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट। फेज वन, ये पीछे वाला फेज मान लो 2, और ये साइड वाला फेज आ गया 3। तो 1, 2 एंड 3, थ्री फेसेस पे अगर आप देखेंगे तो ऑल दे आर डायरेक्टली अटैच विद दिस कॉर्नर। इस कॉर्नर पे तो इन तीन के साथ जो फ्लक्स आ जाएगा ये जीरो हो जाएगा। तो हम कह देंगे फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री, इन तीनों पे नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा इसका, जीरो। तो इस क्यूब के साथ फ्लक्स तो आएगा, बट फ्लक्स विद द थ्री सरफेसेस विच आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद दिस कॉर्नर, उनके साथ फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। अब आपके फेसेस कौन से बच गए वहाँ भी देखा जाए। तो नाउ आई विल सी कि कुछ और फेसेस, ये तो ऐसा हो गया। अब ये वाला फेस देखो, दिस, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा चार्ज। अब देखो अगला फेस, ये तो ये आ गया, तो इसको मान लेता हूँ 5, 4। एक ऐसा देखिएगा, दूसरा ये भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो ये 5, ठीक है। ये दो फेस आ गए। अगला मैं कौन सा ले सकता हूँ, ध्यान देंगे आप, फ्रंट का फेस, फ्रंट का ना, तो वो 5, 6 हो जाएगा। इसके आगे फ्रंट का जो, इसको मैं मान लेता हूँ 6। तो मैं क्या कहूँगा, तीन फेस पे 5, 4 प्लस 5, 5 प्लस 5, 6, इस पे कुछ फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन आएगा। उस फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी हम लोग देख सकते हैं। तो मेरा पहली बात ये थी कि फर्स्ट थ्री फेस पे नहीं आया, नेक्स्ट थ्री फेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब यहाँ पे इस कॉर्नर से जो फील्ड लाइन्स आ रही हैं, हाउ दे विल गेट कंट्रीब्यूटेड, किसका क्या कंट्रीब्यूशन आएगा वो हमको देखना पड़ेगा। तो पहली बात ध्यान देना। अब इस पे इन तीन पे कैसा है, क्या पूरी फील्ड लाइन्स इस पे जा रही हैं, ऑफ कोर्स नो। तब आप ध्यान देंगे यहाँ पे इस क्यूब को एक और डायग्राम में लेता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। जैसी कि ये हमारा ऐसा आ गया कॉर्नर फेस, जैसी, और यहाँ पे मैंने चार्ज क्यू रखा हुआ था, अगेन द डायग्राम एंड ड्राइंग। अब देखो कि इसको इंक्लोज करने के लिए हम इस पे तो कंट्रीब्यूट कर लेंगे। नाउ हाउ मेनी आइडेंटिकल क्यूब्स आर रिक्वायर्ड टू इंक्लोज दिस। देखो एक 1, एक 2, एक 3, 4, चार तो नीचे हो गए। ऐसे चार क्यूब आप रख दो नीचे इस द सेम लेवल पे, और चार इसके ऊपर रखोगे तो टोटल कितने हो गए, 8।
8 क्यूब्स अगर मैं रखता हूं तो टोटल फील्ड लाइंस दे विल बी इनक्लोज्ड बाय द 8 क्यूब्स सिमेट्रिकली। 8 क्यूब्स पे सिमेट्रिकली इनक्लोज्ड होंगी, तो 8 चार नीचे 4 ऊपर, तो व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन ऑफ देम, क्योंकि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो किसी एक के साथ जो टोटल फील्ड लाइंस आएंगी तो 1/8 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज 8 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे कितने क्यूब्स चाहिए हमको, 8 क्यूब्स पे टोटल फील्ड लाइंस क्या करती, इंक्लूज हो जाती। तो एक के साथ कितनी आ जाएगी 1/8, तो 1/8 तो 3 फेस पे गया। नाउ विद द सिमेट्री, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड हियर, एग्जैक्ट कॉर्नर पे था, तो अब 1 फेस के साथ अगर होगा, मान लो हम यहाँ पे देखते हैं, तो मैं ये भी कह सकता था 5 4 और इट इज 5 5 और 5 6, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली। ये जो वैल्यू होगी तीनों पे इक्वल गया तो 1/3 ऑफ क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा आपका। तो ये क्या आ जाएगा आपका, दिस विल बी क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स जो आ जाएगा विद वन ऑफ द फेसेस इट इज दिस, क्या वैल्यू आ गया आपके पास, जस्ट सी। तो क्यू बाई 24 इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फेस ऑफ द 3 फेसेस जिसपे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इस फ्लक्स का था। तो दिस वाज द अप्रोच फॉर फाइंडिंग द फील्ड लाइंस फ्लक्स associated with one of the 3 फेसेस। फर्स्ट 3 फेस पे 0, रिमेनिंग 3 फेस पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर पाया, और ये रिजल्ट आपका आ गया। और पहले मैंने क्या बताया था, 4 पे कैसे इंक्लोज हुआ, नीचे 4 ऊपर। तो इट वाज दिस फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स ना। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं कि गॉस लॉ का कई बार ऐसे भी रिजल्ट आएंगे। नाउ नेक्स्ट, वंस वी हैव दिस, जो फ्लक्स की बात मैंने कही, ऐसे और भी सिमेट्रिकल केसेस आते हैं जहाँ पे हमको फील्ड लाइंस और फ्लक्स को देखना पड़ेगा। जैसे मान लो आई गिव यू अनदर एग्जांपल फॉर फ्लक्स, थोड़ा ध्यान देंगे। मान लो मेरे पास दिस इज सिलेंडर, ये सिलेंडर है, अब देखिएगा दिस सिलेंडर इज क्लोज्ड हियर एंड इट हैज द रेडियस आर, हाइट इसकी क्या है h है, और इसके माउथ पे यहाँ पे मैंने एक चार्ज क्या रख दिया, क्यू चार्ज इज केप्ट एट द माउथ, टॉप पे यहाँ पे हमने ऐसे रख दिया। अब देखोगे तो व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस, मुझे अगर जानना है। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, आप देखिए व्हाट यू विल गेट द प्रॉब्लम हियर, कि यहाँ पे जो चार्जेस आएंगे, इस चार्ज से जो फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होगी, द फील्ड लाइन दे आर गोइंग लाइक दिस। तो आप देखोगे एवरी पॉइंट दिस फील्ड लाइन दे आर नॉट कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो। तो फ्लक्स तो जा रहा है, कितना इंक्लोज होगा, ई डॉट डी एस से हम कर पाएंगे क्या, ई डॉट डी एस से टू फाइंड आउट द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस, मैथमेटिकली इज नॉट लुकिंग पॉसिबल फॉर अस राइट नाउ। फील्ड लाइन्स जा रही है बट वी कैन नॉट सी, बट वी हैव द अल्टरनेट मेथड, व्हाट, हाउ आई कैन इंक्लोज द चार्ज सिमेट्रिकली। तो अगर इसके माउथ पे प्लेस था तो मैं इस पे अगर एक और आइडेंटिकल सिलेंडर रख लेता, आइडेंटिकल सिलेंडर लाइक दिस, had I put the first cylinder and second cylinder, they placed identically of the same size. Now what it is fully closed, तो fully closed पे आप देखेंगे phi net, अब जो आ जाएगा 2 के साथ वो क्या आ गया Q by epsilon naught. So phi with 1 cylinder, तो 1 cylinder के साथ अगर देखोगे इस फ्लक्स की वैल्यू वो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ Q by epsilon naught. तो ये इसका फ्लक्स वैल्यू phi आ जाएगा। तो सिमेट्री का फायदा ये होता है, करेक्ट, ये चीज़ और ये अप्रोच हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो कैसे मैंने सिमेट्रिकल फिगर बनाया और उसका यूज़ कैसे किया, दैट वे इट हेल्प्स, करेक्ट। तो ये भी एक तरीका है कि हम सिमेट्रिकल क्यूब बना लें, सिमेट्रिकल सिलेंडर्स ले लें, या कोई भी शेप ऐसा लेकर के, एनी हाउ इट हैज़ टू बी इनक्लोज्ड। तो वो पैटर्न, वो तरीका हमको देखना होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक तरीका था कि 2 सिलेंडर में ही ये काम चल गया। अगर उसको माउथ के सेंटर पर रखेंगे, कहीं और रखते तो ये बात हमारी सही नहीं हो पाती। नाउ नेक्स्ट, वंस वी हैव दिस वैल्यू, फ्लक्स को एक और मैं थोड़ा सा तरीका लेता हूँ कि मान लो हमारे पास आई हैव ए लॉन्ग शीट, दिस द लॉन्ग शीट ऐसी है, एंड दिस शीट हॉरिजॉन्टल शीट, इससे कुछ हाइट ऊपर यहाँ मैंने एक चार्ज रख दिया Q, एंड से दिस शीट इज एक्सटेंडिंग टिल इन्फिनिटी, लंबी सी हॉरिजॉन्टल शीट है, दिस इज गोइंग दिस वे ऑल्सो टू इन्फिनिटी, इधर जा रही है। हॉरिजॉन्टल शीट के ऊपर हमने एक चार्ज Q रख दिया एट हाइट h, करेक्ट। अब ये शीट रखी है, इससे जस्ट ऊपर एक और शीट रख दो, इससे नीचे हमने शीट रखी, इसके ऊपर भी एक शीट रख दीजिए। तो अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि इसके साथ कितना फ्लक्स आया, हाउ द फील्ड लाइन्स आर गोइंग, इस शीट के साथ पहली बात तो वो देखो, फील्ड लाइन्स ऐसे जाएंगी, फील्ड लाइन्स दे विल गो लाइक दिस, ऐसे फील्ड लाइन्स का पैटर्न यहाँ पे आएगा। तो व्हाट यू विल फील
कि अगर इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है तो इसके साथ जो चार्जेस आएंगे, जो इस क्यू चार्ज से नीचे जो भी आ रहे होंगे, देख कहीं ना कहीं इसको कट जरूर करेंगे। तो ऑल द फील्ड लाइंस विच आर कमिंग डाउनवर्ड दे विल कट दिस। अगर क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज मान लो कहता हूँ 6 कूलम अगर आ जाता है तो 6 कूलम में आप देखोगे जो भी फील्ड लाइंस नीचे आ रही हैं दे विल कट दिस शीट। ऊपर जा रही है उसका नहीं पता। और एक जो एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल जा रही होगी, दिस फील्ड लाइंस एग्जैक्टली गोइंग हॉरिजॉन्टल, वो इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इस एक शीट के साथ कितना फ्लक्स आएगा वो इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्यू कैसे देखेंगे ये हम लोग देख सकते थे विद द सिमेट्री। तो व्हाट आई विल डू, जैसे एक शीट थी मैंने एक और शीट और मान लेता, अगर 2 शीट रख लो दिस एंड दिस, तो सेकेंड शीट इज जस्ट अबाउट दिस सिमेट्रिकली प्लेस्ड। तो नीचे वाली फील्ड लाइंस इससे इंटरेक्ट कर गई, अपर फील्ड लाइन दे विल गो विद द सेकेंड शीट। तो मैं ऐसा मान सकता था अपर फील्ड लाइन दे विल गेट इंटरेक्ट विद द सेकेंड शीट एंड टोटल फील्ड लाइन दे विल गेट इनक्लोज्ड। बट व्हाट हैपेंस फॉर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी जा रहा है। तो वो वाला चार्ज जो था वो वाली फील्ड लाइंस कभी बाहर निकलेगी नहीं। कहने का मतलब ये है कि कोई बल्ब ले लो, बल्ब, और बल्ब को आप क्या करो, जैसे अर्थ को हम मान सकते हैं फ्लैट में लॉन्ग सरफेस, अर्थ के ऊपर हमने एक बल्ब जला दिया कहीं पे और उसके ऊपर खूब बड़ी सी शीट लगा दें, खूब बड़ी सी शीट, तो बाहर आपको अंधेरा ही दिखेगा, वो कोई भी फील्ड लाइंस बाहर एस्केप नहीं करेगी, क्योंकि ये भी कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो दैट वे इट इज़। तो हम कह सकते थे कि शीट 1 और शीट 2 दोनों मिलके जो फाई नेट आ गया वो क्या था, Q6 था, तो 6/ε0। तो एक के साथ जो आ गया 5, एक के साथ जो आएगा हाफ ऑफ Q/ε0, तो 6/ε0, तो क्या हो गया 3/ε0, या हम क्या कहेंगे हाफ ऑफ Q/ε0। तो एक शीट के साथ जो टोटल फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन आएगा दैट वे आई विल राइट इट एज हाफ ऑफ Q/ε0। तो ये भी एक तरीका है सिमेट्री का यूज करने के लिए, हाउ वी कैन यूज दिस सिमेट्री फॉर फाइंडिंग द फ्लक्स ना। तो इस मेथड को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो Q/ε0 भी कई बार इनडायरेक्ट फ्लक्स को दिखना होता है तो हमको हेल्प करेगा, इस चीज़ को अप्रोच ले जाएंगे, करेक्ट। तो ये थोड़ा ध्यान देना। तो दिस फील्ड लाइंस एंड फ्लक्स यहाँ पे हमने जो देखा, अब यह ऐसे ही वन मोर केस थोड़ा सा मैं लेता हूँ, जरा ध्यान देंगे। अब मेरे पास क्या केस है, इट इज दिस रिंग, रिंग है, रिंग पे चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस क्वेश्चन आई एम टेकिंग फ्रॉम SC वर्मा, और यहाँ पे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ रिंग, दिस इज द रिंग, दिस इज रिंग एंड चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द बाउंड्री ऑफ रिंग, ऐसे है, समझिए रिंग है। रिंग को मैंने क्या किया, नाउ आई टेक ऑफ द सेम रेडियस आई विल टेक अ स्फीयर, एक मैं अब स्फीयर लूंगा रिंग के साथ, समझ रहे, ये स्फीयर अगर दी स्फीयर, और स्फीयर का सेंटर यहाँ कुछ आ गया, एक रिंग है और एक क्या आ गया, स्फीयर आ गया, जस्ट सी। तो ये जो स्फीयर आ रहा है और ये रिंग था, तो रिंग का सेंटर आप C1 मान लें, दिस इज द रिंग एंड दिस इज द स्फीयर, हॉलो स्फीयर, दिस इज योर हॉलो स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर पे क्या मान रहे हो, हॉलो स्फीयर का अपना सेंटर है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि सरफेस ऑफ स्फीयर is passing through the center of ring and boundary of ring is one point is passing through the center of sphere, ऐसे हो गया। तो अगर मैं दोनों को ज्वाइन करूंगा तो आप मान सकते हैं दिस रेडियस इज R ना। तो अगर टोटल चार्ज Q है एंड दिस Q इज से 9 कूलम चार्ज इज देयर एट द बाउंड्री, टोटल सरफेस रिंग की बाउंड्री कितना चार्ज है, Q है। तो व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर में कितनी फील्ड लाइंस ने कितना इंक्लोज चार्ज होगा उसी का फ्लक्स होगा। तो इंक्लोज चार्ज की कितना फ्लक्स होगा वो हम देख सकते हैं। तो एक्चुअल में इस केस में मुझे क्या करना होगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्फीयर, लेंथ ऑफ स्फीयर जो इसके अंदर जा रहा कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना फ्रैक्शन इसके अंदर जा रहा है वो चीज़ हमको देखना होगा। टोटल एरिया तो 4πr²। नाउ आई केम टू नो दोनों का रेडियस क्या हो गए, सेम हो गए। अब आप ध्यान दें, तो व्हाट कैन आई से हियर, अब आप देखोगे जो रिंग और स्फीयर में ये बात आ रही है, तो हम परिवार ध्यान दें, सॉरी, रिंग का लेंथ जो स्फीयर के अंदर, क्योंकि चार्ज तो इस पे है,
तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिंग लेंथ इज ऑन द इनसाइड दिस स्फीयर, ये आप चेक करो। इतना पार्ट है तो कितना पार्ट का लेंथ क्या होगा, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये इसका रेडियस क्या हो गया, आर हो गया, द रेडियस इज आर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये स्फीयर का ये भी पॉइंट है, स्फीयर का सेंटर, मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ, गेटिंग इट लाइक दिस। तो मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये भी क्या होगा, ये भी रेडियस आर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ रिंग है, इसको बॉन्ड जाएगा तो ये भी रेडियस आर, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट को लूँगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो व्हाट कैन आई से, जो इसका पर्टिकुलर ये वाला जो लेंथ है, इसका इस लेंथ का जो एंगल सबटेंडेड यहाँ पे आएगा, तो देखोगे दिस एंगल इज 60 डिग्री इस वाले लेंथ के लिए, इसके लिए इस वाले लेंथ के लिए जो एंगल आ गया 60 डिग्री आ गया। दूसरा ट्रायंगल के लेंथ के लिए फिर से क्या आ गया 60 डिग्री। तो टोटल पार्ट ऑफ द रिंग, टोटल पार्ट ऑफ द रिंग जो कि स्फीयर के अंदर कंट्रीब्यूट हो रहा है, उसका एंगल कंट्रीब्यूट कितना है 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो एंगुलर पोजिशन फॉर सस्पेंडेड इनसाइड द स्फीयर वो क्या हो गया, टोटल आर्क लेंथ ऑफ रिंग has angle of 120 degree at its center, करेक्ट। तो यहाँ पे रिंग का 1/3 लेंथ आ गया, समझ गए, जो कि इसके अंदर इंक्लोज हो रहा है। तो टोटल रिंग फुल सर्किल में कितना एंगल होता है 360 डिग्री। तो यहाँ क्या हो गया 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कितना पार्ट हो गया, तो इट इज 1/3 ऑफ लेंथ ऑफ रिंग, लेंथ ऑफ रिंग 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ रिंग। ये बात यहाँ पे आ गई, 1/3 ऑफ लेंथ ऑफ रिंग आ गया। तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल चार्ज क्यू था, तो Q/3 एप्सिलॉन नॉट, तो 9/3 तो गया 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड। तो फ्लक्स मेरा जो एसोसिएट होगा वो 9/3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये अप्रोच हम लोग बना सकते हैं कि कोई रिंग का भी सिमेट्री वाइज कैसे हम लोग फ्लक्स फील्ड लाइंस पे देख रहे हैं, ये था। तो फ्लक्स को देखने का तरीका, दो तरीका है, एक E.S है और दूसरा है कि Q/ε0 का क्या फ्रैक्शन वहाँ पे जा रहा है, उसको भी हम अप्लाई कर पाते हैं, करेक्ट। तो ये ध्यान देना कि कैसे, हाउ डू वी गो नाउ नेक्स्ट। ये तो ठीक है। नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन लूँगा, एक अप्रोच ये भी लेता हूँ। सम टाइम द एरिया वेक्टर एंड फील्ड लाइन दे आर नॉट एट एन कांस्टेंट एंगल। तो वहाँ भी फ्लक्स को वैल्यू कैसे देखते हैं। सपोज आई से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आई से कि दिस इज द स्फीयर, ये देखिए प्रोजेक्टेड सरफेस वाली बात ना, व्हेन द फील्ड लाइंस ई लाइंस आर नॉट कांस्टेंट ऑन द सरफेस, ई लाइंस डू नॉट हैव थीटा एंगल कांस्टेंट, डू नॉट हैव दिस थीटा एंगल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है बिटवीन E एंड DS, वो हर जगह पे कांस्टेंट नहीं। तब हम कैसे सॉल्व करते हैं जैसे देखो दिस इज द स्फीयर एंड सम हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइन दे आर गोइंग लाइक दिस, ये E0 फील्ड लाइन जा रही हैं, दे आर फॉलिंग ऑन द स्फीयर, ये स्फीयर पे फॉल कर रही हैं। वन दे आर फॉलिंग ऑन द स्फीयर, तो आप क्या देखोगे, सम ऑफ द फील्ड लाइंस दे आर गोइंग लाइक दिस। इस पॉइंट पे देखोगे, मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो इस पर DS एरिया वेक्टर बाहर चला गया और फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो इनके बीच का एंगल थीटा ऐसे आया। आप इस पॉइंट पे देखो, व्हाट यू फाइंड, फील्ड DS एरिया वेक्टर दिस वे एंड फील्ड लाइंस आर गोइंग लाइक दिस E0। तो यहाँ थीटा क्या आ गया, ये दिस थीटा इज 90 डिग्री। अब आप यहाँ देखो इस साइड, क्योंकि यहीं से कहीं गिर रहेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप, हियर इफ यू सी हाउ डू वी गो, तो यहाँ पे याद चेक करें, हाउ आई से कि यहाँ पे DS ऐसे चला गया और फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं E0, इनके बीच का जो थीटा आ गया ये 180 डिग्री है। हर जगह पे आप देखोगे इट हैज ए डिफरेंट वैल्यूज, तो आपका DS वेक्टर और फील्ड लाइंस पे अलग अलग एंगल आ जाएगा, समझ गए। तो ये अब इस केस में हम क्या करें, ये हॉलो स्फीयर है या स्फीयर की बात आ रही है, फील्ड लाइंस का फ्लक्स क्या होगा, E0 इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे जब थीटा कांस्टेंट नहीं होता है तो देयर इज वन कॉन्सेप्ट, क्या, वी विल टेक, जब थीटा कांस्टेंट नहीं होता तो इसमें हम क्या करते हैं, वी टेक प्रोजेक्टेड
surface which is perpendicular to E lines, जो कि E lines के perpendicular हो, ऐसा surface हम लोग लेंगे. We'll take a projected surface which is perpendicular to field lines. तो projected these field lines are horizontal, तो मेरा यहाँ पे जो projected surface आएगा that will be a disk. तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्टेड सरफेस क्या दिखेगा, डिस्क दिखेगा. तो ये डिस्क जो हो गया, इस केस में डिस्क इज द प्रोजेक्टेड सरफेस. अब डिस्क पे अगर आप देखोगे तो दिस थीटा इज कांस्टेंट, या तो 0 है या 180 डिग्री है. तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा प्रोजेक्टेड सरफेस फॉर द स्फीयर वो क्या आ जाएगा, डिस्क आ जाएगा. और यहाँ पे ये फील्ड लाइंस ई नॉट क्या रही, दे आर फॉलिंग हियर. इसका रेडियस आर है ना. तब आप देखोगे इसका जो फ्लक्स आ जाएगा फॉलिंग, मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स फॉलिंग फाई, तो क्या आ जाएगा ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट्स ऑल. तो दी द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स फॉलिंग ऑन द सरफेस. तो सरफेस पे जो फ्लक्स फॉल करेगा वो ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, ये रिजल्ट आपको देगा. करेक्ट. तो ये ध्यान रखिएगा कैसे हम ये अप्रोच बना पा रहे हैं और फ्लक्स की वैल्यू को कैसे लिख पा रहे हैं. इट इज दिस. तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स विद द फील्ड लाइंस हम कई बार प्रोजेक्टेड सरफेस से भी देखते हैं. उसमें बस क्या करना, फील्ड लाइंस थी तो मैंने यहाँ पे कट किया. मान लो ये तरबूज जैसा शेप है, तरबूज को कट करो. अब स्फीयर को कट किया तो जो लाल लाल पोर्शन क्या दिखा, वो डिस्क जैसा दिखा. तो दिस इज द डिस्क. तो 3D शेप में अगर हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइन दे आर फॉलिंग और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो ऐसे हम लोग फ्लक्स देख पाते हैं. ये भी एक मेथड हमको जानना होगा. करेक्ट. कर्व्ड सरफेस में फील्ड लाइन जहाँ पे थीटा नहीं कांस्टेंट है. इसी में मैं एक और केस लूँगा. मान लो हमारे पास क्या है, दिस इज सिलेंडर. अब देखिएगा दिस इज सिलेंडर. सिलेंडर पे फिर से फील्ड लाइन दे आर फॉलिंग लाइक दिस, ई नॉट. ई नॉट वाली फील्ड लाइन इसमें फॉल कर रही है. सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट इज एच. अब फिर से आप देखो तो कर्व्ड सरफेस, तो फील्ड लाइंस आर हॉरिजॉन्टल. तो मैं यहाँ पे केस कौन सा ले रहा हूँ, सिलेंडर इज केप्ट वर्टिकल ना. इस सिलेंडर में फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी. अगेन मैं इसका अगर प्रोजेक्टेड सरफेस देखना चाहूँगा तो उसको मैं अप्लाई करूँगा. दिस द प्रोजेक्टेड सरफेस दिस वे. ये देखिए तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्टेड सरफेस इट विल बी दिस, ये आ जाएगा. तो ये प्रोजेक्टेड सरफेस जो अगर आप देखोगे तो दिस इज द रेक्टेंगल. सिलेंडर के केस में जो आपके पास आ गया ये प्रोजेक्टेड सरफेस क्या है, रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल आ गया. इसी पे हम फ्लक्स ऑफ की वैल्यू देखेंगे. अब कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल या पाई आर एल नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज पाई आर एल वाई कैन नॉट टेक, बिकॉज थीटा इज एवरीवेयर डिफरेंट. यहाँ थीटा कुछ और आएगा, यहाँ थीटा कुछ और आएगा, तो एवरीवेयर थीटा इज डिफरेंट. हेंस आई विल टेक द सरफेस, प्लेन सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, दैट इज रेक्टेंगल. हेंस माई फ्लक्स विल बी मैग्नीट्यूड जो होगा वो ई नॉट इंटू कर्व सरफेस एरिया, सॉरी इसका रेक्टेंगुलर प्लेन का सरफेस एरिया ई नॉट इंटू 2RH. ये आपका फ्लक्स वैल्यू दे पाएगा. तो वेन एवर द फील्ड लाइंस आर फॉलिंग एट कर्व सरफेसेस, तो ये आप देख सकते हैं. ऐसे मैं एक और केस ले लेता हूँ कोन का. कोन वाला केस भी ले लीजिए यहीं पे साथ में. तो मान लो मेरे पास एक कोन था और ये आपका बेस है, ये चीज़ ऐसे आ गया, सॉलिड कोन है. फील्ड लाइंस आर अगेन फॉलिंग लाइक दिस, ई नॉट. दिस कोन हैज रेडियस आर, कोन हैज हाइट एच. अब यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व कर पाते हैं, तो ये वैल्यू भी देखी जा सकती है. हाउ डू आई गो, वो भी चेक करो. फिर से कट करो बिकॉज फील्ड लाइंस आर हॉरिजॉन्टल. तो आप जब यहाँ पे कट करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, जस्ट सी. तो क्या बना, दिस इज अ ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लोगे तो यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू फाई की वैल्यू होगी वो क्या, ई नॉट और हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. इसका प्रोजेक्टेड सरफेस क्या बना, ट्रायंगल बना. ट्रायंगल क्या हो गया, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट आर इंटू एच. तो आप कोन वाले केस में भी ऐसे ले सकते थे. तो फील्ड लाइंस फ्लक्स में प्रोजेक्टेड सरफेस का भी एक कॉन्सेप्ट आता है. एंड हाउ डू वी मेक इट, वो रिजल्ट कैसे आएगा, ये मैंने 2-3 केस लेके बता दिए. तो ये अप्रोच से भी हम लोग फ्लक्स को देखते हैं, एक ऐसा देख सकते हैं. ठीक है ना. तो इन 1 by 1 जो भी कॉन्सेप्ट आपको जैसे जहाँ पे लगे, ई डॉट एस वाला तरीका होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट वाला तरीका होता है, या ये प्रोजेक्शन प्रोजेक्टेड सरफेस का भी हम लोग ले सकते हैं. उससे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा. नाउ बेसिक पार्ट तो क्या है, गॉस लॉ का, कि हम फील्ड लाइंस की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल पाते हैं ना. मैग्नीट्यूड जब निकाल पाते हैं तो हम थोड़ा ध्यान दें इसको,
इस गॉस लॉ का थोड़ा सा मैं एक और बेसिक यहाँ बताता हूँ। गॉस लॉ को अगेन आई एम कमिंग टू द बेसिक पॉइंट, क्या कि मान लो कहीं पे एक सिंगल चार्ज नहीं था, कुछ अलग अलग चार्जेस थे। थोड़ा सा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। से दिस चार्जेस आर कैपिटल Q1, यहाँ पे चार्ज कैपिटल Q2 है, यहाँ पे चार्ज कैपिटल Q3 है, एंड दिस वे देयर दिस चार्ज कैपिटल Qn, ऐसे आ गए कैपिटल Q चार्जेस है। कुछ चार्जेस यहाँ पे ऐसे हैं, छोटा Q1, छोटा Q2, छोटा Q3 एंड हियर दिस चार्ज इज Qn, ऐसे चार्जेस आ गए। कुछ कैपिटल Q वाले हैं, कुछ स्मॉल q वाले हैं। इनकी वजह से मुझे मान लो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालनी है, फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू ऑल द चार्जेस, हाउ डू आई गेट। और कैपिटल Q स्मॉल q मैं क्या लिख रहा हूँ कि अब मान लो यहाँ पे इनको इन्वॉल्व करता हूँ, ये गॉसियन सरफेस के अंदर है, कैपिटल Q's आर इनसाइड, कैपिटल Q's आर इनसाइड और स्मॉल q क्या है, आउटसाइड है। तो जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन आएगा, देखो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन आएगा वो तो केवल कैपिटल Q चार्ज का आएगा। फ्लक्स कंट्रीब्यूशन विल हैपन ओनली ड्यू टू कैपिटल Q चार्ज। तो जो बाहर चार्ज छूट गए, दिस इज द गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ये ध्यान देना, दिस इज द गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस पे चार्ज इंक्लोज्ड आ गए तो इसकी फील्ड आ गई। तो क्या बाहर वाले चार्जेस की वजह से भी फील्ड आएगी? फ्लक्स फाई ड्यू टू स्मॉल क्यूज वो तो जीरो हो गए क्योंकि बाहर आ गए, समझ रहे आप? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है, अगर ये इसकी जो फील्ड लाइन थी जितना एंटर की तो ये बाहर चली गई, तो इनसाइड और आउटसाइड फ्लक्स का जीरो हो गया क्योंकि बाहर चला, आर पार चला गया। कोई और चार्ज था तो उसका भी जीरो हो जाएगा। तो क्यूज का फ्लक्स तो जीरो है, तो फील्ड का क्या कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा, तो ध्यान देना। यहाँ पे जो फ्लक्स होगा फाई नेट इज ड्यू टू कैपिटल क्यूज ओनली, वो कैपिटल क्यूज को फाई नेट की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 दैट इज कैपिटल Qn आ जाएगा। बट ई नेट जो आएगा, ई नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दैट विल बी ड्यू टू सम ऑफ ऑल द चार्जेस कैपिटल Q's प्लस सम ऑफ ऑल द चार्जेस ऑफ स्मॉल q, दोनों आएगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जो यहाँ पे ई नेट आएगा दोनों चार्जेस की वजह से आएगा। मतलब हम क्या कहेंगे, इसको आप लिख सकते हो क्या, दैट इज सम ऑफ ऑल द फील्ड ई ड्यू टू कैपिटल क्यूज प्लस वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड ड्यू टू स्मॉल क्यूज। तो दोनों का आएगा, फ्लक्स भले ही एक का आया बट ई इज ड्यू टू ऑल। ये चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग में फील्ड की बात कर रहे हैं, ध्यान दें, केवल चार्ज मत मानिएगा दिस। तो ई नेट यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन आएगा दैट इज द सम ऑफ ई ड्यू टू कैपिटल क्यूज प्लस सम ऑफ ई ड्यू टू स्मॉल क्यू, दोनों का कंट्रीब्यूशन सम हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, ये ध्यान देना। तो गॉस लॉ में भले ही फ्लक्स इसका आता है, लेकिन वेक्टर सम में जो फील्ड आती है उस सरफेस के अंदर चार्ज हो गॉसियन सरफेस के या बाहर हो, दोनों का नेट इफेक्ट लिया जाता है। ये चीज वेरी वेल डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स में जब लेंगे, तो कैपेसिटर प्लेट्स में जब बीच में जब हम कहीं पे गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो उसमें चाहे चार्ज इंक्लोज हो या बाहर हो, दोनों की नेट फील्ड ली जाएगी। वहाँ मैं इसको प्रूव भी करूँगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी अच्छा होता है और उसको कभी भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ई इज ड्यू टू बोथ द चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, बट फ्लक्स कंट्रीब्यूशन विल बी ओनली फॉर द चार्जेस इंक्लोज्ड। ये एक बेसिक और फंडामेंटल ऑफ गॉसियन सरफेस, थोड़ा सा हम लोग इसको देख सकते हैं। नाउ हमने लाइन चार्ज का देख लिया था, पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस वैल्यू निकाली थी। अब हम यहाँ पे एक और केस करेंगे, E ड्यू टू चार्जेस ऑन थिन शीट। अगर थिन शीट पे चार्ज है तो उसकी वजह से फील्ड क्या आएगी वो हम लोग देखेंगे। चार्ज ऑन द थिन शीट, थिन शीट का मतलब क्या होता है, एरिया इज वेरी लार्ज, एरिया इज वेरी लार्ज, ये ध्यान देना, लार्ज एरिया होता है यहाँ पे। और थिकनेस ऑफ द शीट जो होगी, थिकनेस, द थिकनेस ऑफ द शीट विल टेंड टुवर्ड्स जीरो। इट इज सिंपली लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज, कुछ भी मान सकते हो। सिंगल लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की शीट मानो, बस वो प्रोटॉन 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 है, बस उतना ही पतला है और एक्सटेंडेड वेरी लार्ज है। तो ऐसी अगर कोई शीट आ जाए तो वहाँ पे फ्लक्स को हम कैसे देखेंगे, जस्ट सी, ये मान लो हमारे पास ये कोई शीट है
इट इज कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव चार्जेस लाइक दिस, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड लाइंस होंगी एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ फील्ड लाइंस, वी नो दिस फील्ड लाइंस दे गो परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड। तो यहाँ पे अगर मैं कोई चार्ज को इंक्लोज करूँगा, थोड़ा देखेंगे आप, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस मान लो ऐसे मैं लेता हूँ, ज़रा ध्यान देना, इस पर चार्ज इंक्लोज की बात हो रही है, तो मान लो ऐसा कुछ बन गया, तो कुछ चार्जेस इधर आ गए, तो फील्ड लाइन दे आर गोइंग अप, द सरफेस ऊपर जा रही है। मान लो इसी पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालनी थी, इस पॉइंट पे मान लो पी पॉइंट है, तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ई पी, ये मुझे जानना था। इस पॉइंट को लेते हुए मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। इस पॉइंट पे देखो फील्ड लाइन्स ऊपर जाएंगी एंड सम ऑफ द फील्ड लाइन दे विल गो डाउनवर्ड ऑल्सो, कुछ फील्ड लाइन्स नीचे भी जाएंगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सम ऑफ द फील्ड लाइन दे विल गो डाउनवर्ड ऑल्सो, तो कुछ ऊपर गई कुछ नीचे गई, और ये चार्ज आपका इंक्लोज होगा। सिमेट्री वाइज मैं क्या कहूँगा, देखो गॉसियन सरफेस मेरा कैसा होना चाहिए, तो गॉसियन सरफेस फॉर द शीट चार्ज, शीट चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज था, और डॉटेड मतलब बताता कि इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, डॉटेड मतलब बताता कि इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, हॉरिजॉन्टल लंबी सी शीट है, समझ गए, चार्ज ऊपर गए। अब यहाँ पे फील्ड लाइन जो जा रही है इसको इनक्लोज करता हुआ सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस हमारा ऐसा हो जहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 या 90 हो और फील्ड की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट, प्रीफर ऐसा किया जाता है। तो मैं इसको लेते हुए एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, तो मेरा यहाँ पे देखो एक डिस्क पोर्शन बनेगा, यहाँ भी एक डिस्क पोर्शन ऐसे बन गया आर पार, और थ्रू आउट ऐसा हमारा गॉसियन सरफेस बन जाएगा। तो यहाँ भी सिलेंडर बन गया। तब वो क्या देखोगे, इस शीट से जो लेंथ है ऊपर या नीचे, मान लो यहाँ से मैं इस पर्टिकुलर लेंथ की बात करता हूँ, तो ये वाई लेंथ ऊपर चला गया अगर हाइट डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस डाउनवर्ड ये भी वाई आ जाएगा। अब जहाँ पे फील्ड निकालना है, लेट द फील्ड वैल्यू हियर इज ई, और सरफेस एरिया इसका मान लो एस। तो फ्लक्स क्या आ गया यहाँ पे, देखो इस पॉइंट पे जो फ्लक्स आएगा फाई, वो क्या आएगा ई इंटू एस। और आप अगली बात ध्यान दें कि सरफेस एरिया ऑफ दिस डी एस जो होगा वो ऊपर जाएगा, और इसकी जो ई है वो भी ऊपर जा रही है, तो दोनों के बीच का जो थीटा आ गया एंगल, थीटा एंगल हियर इज 0 डिग्री, एंगल बिटवीन फील्ड लाइन्स एंड एस इट इज 0 डिग्री। ऐसे नीचे देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ फील्ड लाइन्स नीचे जा रही हैं, इसका जो फ्लक्स की बात करोगे तो यहाँ पे सरफेस एरिया इसका भी बाहर डी एस, और फील्ड लाइन्स आर ऑल्सो गोइंग आउटसाइड, तो अगेन थीटा इज 0 डिग्री। तो भले ही डायरेक्शन वाइज अगर ये प्लस ई है तो माइनस ई है, बट फ्लक्स वाइज आप देखोगे दिस फ्लक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस फ्लक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव, बिकॉज फील्ड लाइन्स आर कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। तो इसका डी एस वेक्टर नीचे है, इसका डी एस वेक्टर ऊपर है, और फील्ड लाइन के साथ दोनों का फ्लक्स क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, समझ गए। अब अगली बात होती है व्हाट इज द फ्लक्स विद द कर्ड सरफेस, कर्ड सरफेस के साथ फ्लक्स क्या होगा ये भी देख लो। तो कर्ड सरफेस पे अगर आप जाते हो तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे डी एस ऐसे गया, और फील्ड लाइन तो ऊपर जाएगी, इनके बीच का थीटा क्या आ गया 90 डिग्री। तो फ्लक्स ऑन द कर्ड सरफेस, फ्लक्स फाई जो होगा कर्ड सरफेस का अगर यहाँ देखोगे दैट विल बी 0, बिकॉज थीटा एंगल बिटवीन फील्ड लाइन्स एंड कर्ड सरफेस इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे पहली बात ये होगी फ्लक्स जो होगा कर्ड सरफेस पे क्या होता है, 0 होता है। तो अब फाई नेट की जो बात आएगी केवल डिस्क पोर्शन पे आएगी, तो फाई नेट की वैल्यू देखो तो क्या होगा ई इंटू एस, और 2 बार है तो 2 बार इंटू कॉस 0 डिग्री, और कर्ड सरफेस का तो 0 हो गया, फाई नेट हो गया। दिस फाई नेट इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन चार्ज इंक्लोज सिंगल लेयर ऑफ शीट। तो यहाँ पे चार्ज कितना इंक्लोज है, ये वाला चार्ज। तो अब चार्ज पर यूनिट एरिया इस पर मान लो, चार्ज पर यूनिट एरिया इज एस, सॉरी सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया को मैं क्या मान रहा हूँ, सिग्मा, सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसकी वैल्यू को कांस्टेंट मान लेना। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज इंक्लोज क्या होगा, सिग्मा इंटू एस। तो आपको यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू मिल सकती है। इफ आई से तो आप देखोगे फाई नेट की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस। तो फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स टोटल जो टोटल सरफेस पे देखोगे तो 2ES, डिस्पोशन ऊपर डिस्पोशन नीचे, 2ES इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन चार्ज इंक्लोज इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा इंटू एस, ये तो हट जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया 2ES इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा इंटू एस, दिस थिंग वी गॉट, एस एस गॉट कैंसिल। तो ई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। तो फील्ड ड्यू टू शीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द लार्ज शीट अरेंजमेंट जो आ रहा है आपका क्या हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आगे देखो
फ्लक्स मैंने ऊपर डिस्पोशन का, इस डिस्पोशन का लिया, बस। कर्व सरफेस पे फ्लक्स 0 है बिकॉज थीटा जो होगा यहाँ पे यहाँ पे देखो, तो आप देखोगे ds वेक्टर इधर जा रहा है इसका, और फील्ड लाइन जो होती या तो नीचे जा रही थी, यहाँ पे थीटा क्या है 90 डिग्री। कर्व सरफेस पे फ्लक्स क्या है 0, तो ओनली द फील्ड फ्लक्स हैपेंस ड्यू टू डिस्पोशन चार्जेस, और ये चार्ज एक ही बार इंक्लूड हुआ, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये रिजल्ट आ जाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, थोड़ा वो भी देख सकते हो आप, व्हाट इट इज, कि जो फील्ड है ई जो है, ई की वैल्यू इट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई फ्रॉम द शीट। शीट से इसके डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कैसी बात होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। तो यहाँ पे मैं इस केस को अगर लिखूँ तो आप एक चीज ध्यान देना, ई ड्यू टू जो शीट आ रहा है, ई ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट इक्वल टू मैग्नीट्यूड जो आ रहा है दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट is independent of distance from sheet। शीट से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्यों आ गया, थोड़ा इसके पीछे लॉजिक क्या है, हाउ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, वो चीज़ भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, हाउ दिस फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो उसको अगर विजुलाइज करना है तो थोड़ा सा सोचो, जैसे हमने इसको मैं अल्टरनेटिवली कूलम्स लॉ से बता रहा हूँ कि मान लो एक बहुत बड़ी सी दीवार है, लाल किला है, बहुत बड़ा है उसकी वॉल्स, लाल किला की वॉल बहुत बड़ा सा वॉल है, और उसके बस 10 सेंटीमीटर दूरी पे खड़े हो जाओ, तो क्या आपको पूरा लाल किला का दीवार दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे KQ/x² में ऐसे ध्यान देना कि जब बिल्कुल पास में जाएंगे सरफेस के तो छोटा चार्ज का कंट्रीब्यूशन KQ/x² में आएगा। दूर जाओगे तो ज़्यादा चार्ज दिखा तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो दोनों क्या करते हैं कंपनसेट। तो E की वैल्यू में अगर मैं देखूंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x², और Q जो था वो सिग्मा इंटू क्या था x², तो दोनों चीज़ आपस में क्या कर गई, कैंसिल कर जाती इनफैक्ट। तो एक तरीका है समझने का ना, एक ग्रिफिथ की एक बुक है वहाँ पे ये चीज़ समझाया गया था, तो वो मैं वहीं से इसको सोर्स ले रहा हूँ कि हम कैसा कंट्रीब्यूशन है ऑफ द फील्ड लाइंस चार्जेस के साथ। तो ये आपका कैंसिल आउट, तो ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ये आप कहीं पे इसको अप्लाई कर सकते हो। फील्ड लाइन दे आर कांस्टेंट इन स्ट्रेंथ, और वही है कि जितना दूर जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ा तो ज़्यादा चार्ज का कंट्रीब्यूशन वहाँ पे आएगा। मतलब आप ऐसे देख सकते हो कि शीट को मैं खड़ा कर दिया ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस थी लाइक दैट, हाँ ये चीज़ आप वर्टिकल मान लो, खड़ी बुक है कोई, यहाँ पे मुझे फील्ड निकालनी है E1, या यहाँ पे कोई फील्ड निकालनी है E2, E1 E2 बोथ द वैल्यूज आर सेम, तो ये दोनों वैल्यू हर, चाहे भले ही डिस्टेंस x1 हो या वहाँ पे डिस्टेंस आपका x2 हो जाए, बट हियर बोथ द प्लेसेस द E की वैल्यू क्या आ गई, वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगी। वही डिस्टेंस पे चार्ज की बात आप देखते हो ना, कि अगर यहाँ पे मैंने किया हर एक का कंट्रीब्यूशन जो थीटा वगैरह से, देखो यहाँ पे अगर करता हूँ मैं, और किसी और दूर पे जो डिस्क ऐसे लेके सॉल्व करोगे तो इसको मैथमेटिकली कूलम्स लॉ से भी आप देख सकते हो। कलेक्शन ऑफ रिंग्स मानते हुए यू कैन इंटीग्रेट एंड गेट द रिजल्ट। ठीक है, रिंग्स की डी फील्ड एंड ऑल, तो ये एक तरीका। देखो वहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो मैथ ज़्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हमने गॉस थ्योरम से एक लॉजिक लगा दिया, अब विद द लॉजिक दिस थिंग मैथमेटिक्स इज क्वाइट मच डिक्रीज्ड, अदरवाइज वो चीज़ आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो एक शीट में कैसे फील्ड लाइंस आ गई वो मैं बता दिया, और ये नॉन कंडक्टिंग शीट होती है। सेकंड वन ध्यान दीजिएगा, ई ड्यू टू चार्जेस ऑन कंडक्टिंग शीट। अगर कंडक्टिंग शीट होगी तब ऐसा क्या होगा, वो भी रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। ई ड्यू टू चार्जेस ऑन कंडक्टिंग शीट, कंडक्टिंग शीट का मतलब कुछ ना कुछ थिकनेस है। जब थिकनेस है तब हम कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। मान लो शीट को मैं हॉरिजॉन्टली ऐसे रख देता हूँ, दिस इज द शीट, इट हैज सम फाइनाइट थिकनेस, सम चार्जेस आप प्लेस हियर लाइक दिस, ये पॉजिटिव चार्ज आपने इधर रख दिए, मान समझ रहे हैं आप, तो पॉजिटिव चार्ज इस हियर, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज शीट आ गई, देखिए आप। तो शीट के दोनों मैंने कि टॉप लेयर है, ये बॉटम लेयर है, दोनों फील्ड आ गए। अब आप देखिएगा फील्ड का कंट्रीब्यूशन, मान लो 2 लेयर थे ऐसे, तो आप देखिए यहाँ पे E1 की जो फील्ड आ गई फर्स्ट सरफेस है, तो ये मान लो फील्ड ऊपर गई, ऐसे फील्ड नीचे आएगी,
पहले वाले की। अच्छा इसका देखो दूसरे वाले का, इसका भी क्या होगा, एक शीट फील्ड ऊपर गई और दूसरी फील्ड के आगे नीचे आ गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों फील्ड लाइंस क्या करें, ई नेट यहाँ पे क्या कर जा रहा है, ई नेट विल कैंसिल, ई नेट कैंसिल्स इनसाइड, ई नेट यहाँ पे क्या करता है, कैंसिल करता है, ये ध्यान दीजिएगा। अंदर दोनों का ई नेट क्या कर गया, कैंसिल हो गया। लेकिन अगर ऊपर जाते हो तो ये ई आया, इस ई को यहाँ पे तो कैंसिल हो, लेकिन ये बहुत दूर तक जाएगा ना, तो ऊपर चला गया, तो यहाँ पे ये जुड़ गया, तो यहाँ पे ई और ई दोनों जुड़ गए। नीचे वाला भी आया तो यहाँ तो कैंसिल हुआ, लेकिन यहाँ पे तो जुड़ ही गया, तो यहाँ नेट फील्ड जुड़ गई, तो ये हो गया ई प्लस ई, तो ये होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक बार और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगी। या यहाँ भी जो फील्ड आप देखोगे, दिस इज अगेन दोनों का जोड़ के सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों शीट का जोड़ देंगे आप, तो दिस वैल्यू इज सॉरी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि फील्ड ड्यू टू शीट, मेटल शीट, वो अंदर तो कैंसिल होती है, बाहर एग्जिस्ट करती है, दैट इज डबल ऑफ द फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग थिकनेस शीट। तो ये रिजल्ट ध्यान है, दिस इज ड्यू टू कंडक्टिंग शीट मेटल। तो मेटल शीट के जस्ट बाहर जाओगे 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे, तो मेटल शीट में जो फील्ड की वैल्यू आती है क्या आती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और नॉन कंडक्टिंग में बता ही दिया था। तो ये अप्रोच भी आपको कई जगह हेल्प करेगा ना। तो शीट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मेटल शीट जो है, तो आप ऐसे कर सकते हो, करेक्ट। ये अप्रोच कई जगह पे आपको, शीट है तो चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट, ये हमने यहाँ पे मान लिया था। अब इसी में मान लो मेटल शीट में एक और केस लेता हूँ कि ऐसे मान लो इरेगुलर शेप की मेरी बॉडी है कोई, और इरेगुलर शेप की मेटल बॉडी चार्जेस में बाहर लाई कर गए, तो मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा 1, इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा 2, इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 3, चार्ज डेंसिटी में नॉट रिमेन कांस्टेंट हियर। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग जो फील्ड होगा E1 वो क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके जस्ट बाहर यहाँ पे जो फील्ड आएगा वो हो जाएगा E2, एक आ जाएगा सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर फील्ड जस्ट जीरो, यहाँ पे इनसाइड हमेशा क्या रहेगा, जीरो। यहाँ देखोगे E3 जस्ट बाहर देखो E3, तो इस कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा 3 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस लोकलाइज एरिया पे अकॉर्डिंगली फील्ड अगर चार्ज वेरी भी कर रहा है तो भी कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे चार्ज वेरी कर रहा है तो हम इसमें कंडीशन कैसे देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात आ रही, तो थोड़ा ध्यान देना। एवरी दिस पॉइंट इज ए पार्ट ऑफ सम स्फीयर, इसका रेडियस क्या होगा, मान लो R1, दिस पॉइंट इज अदर स्फीयर, इसका रेडियस क्या होगा, ये R2, दिस पॉइंट इज अदर स्फीयर, दिस रेडियस इज R3। तो ऐसे भले ही फील्ड उसकी अलग अलग होती है, लेकिन पोटेंशियल अगर देखोगे तो हर जगह पोटेंशियल V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेंगे, बिकॉज चार्जेस मूव बाय द वर्च्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे प्रूव कर दूंगा कि ये सिग्मा इंटू आर का प्रोडक्ट, सिग्मा 1 R1 इक्वल टू सिग्मा 2 R2 इक्वल टू सिग्मा 3 R3, प्रोडक्ट इसका क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो चार्ज डेंसिटी और रेडियस में हमेशा रिलेशन मिलेगा, क्योंकि उनका पोटेंशियल क्या है, सेम है। उससे मैं इसको प्रूव कर दूंगा, दे आर इक्वल, दे आर सेम, तो वहाँ से ये चीज़ हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अप्रोच था जिससे कि हम फील्ड और पोटेंशियल शीट में कैसे कहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, ऑल दैट वी कैन सी ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस और वहाँ पे ये रिजल्ट कैसे आ गया ये देख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना जी। तो एक आइडिया बना के रखिएगा चार्जेस का, हमने प्लेट्स पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रहा है, ठीक है। ये मेटल शीट की बात हो गई और उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन इसका हम लोग कर पा रहे हैं, समझ गए। अब इसके बाद मैं अगला एक केस लूँगा, ध्यान दीजिएगा, ई ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम। और वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तब हम फील्ड की वैल्यू कैसे करते हैं। हमने लाइन वाली बात कर ली, पॉइंट वाली बात कर ली, सरफेस एरिया की बात की, नाउ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस ऑल्सो कैन हैपन। तो फॉर दिस केस आई एम टेकिंग, पहला केस मैं ले रहा हूँ यूनिफॉर्म
सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये चीज है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में ही चार्ज जो होगा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि कंडक्टिंग अगर स्फीयर हो गया तो ऑल द चार्ज विल लाई ऑन द सरफेस। मेटल स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं रह पाता है, समझ गए। दिस चार्जेस ऑलवेज लाई ऑन द आउटर सरफेस, क्योंकि वहाँ पे नेट फील्ड इनसाइड क्या करनी होती है, जीरो करनी होती है। तो यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हियर आई एम टेकिंग दिस केस, यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, दिस इज द पॉइंट सेंटर और इसका रेडियस में ले रहा हूँ r, और कुछ सर्टेन डिस्टेंस x पर मुझे फील्ड की वैल्यू देखनी है। सर्टेन डिस्टेंस x पे मुझे फील्ड की वैल्यू देखनी है, और नॉन यूनिफॉर्म ये था चार्ज पर यूनिट एरिया रो यहाँ पे क्या है ना, डिस्चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दिस वैल्यू आई विल पुट इट एज कांस्टेंट। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू हमने क्या मान लूंगा, कांस्टेंट मान लूंगा, ठीक है ना। ये आप मान सकते, चार्ज इज कांस्टेंट। अब x पॉइंट पे यहाँ पे मुझे फील्ड देखनी है, इस पॉइंट को रखते हुए आप क्या करोगे, यू विल इंक्लोज द सरफेस, और आप अज्यूम करना कि एवरीवेयर द चार्ज डेंसिटी रो इज कांस्टेंट। मैं इसको यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, समझ रहे हैं, तो ये रिजल्ट हम लोग कर पाएंगे। तो दिस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम, करेक्ट। अब अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम इसका रिजल्ट कैसे कर पाते हैं वो भी देखना होगा, थोड़ा ध्यान देंगे। तो इस पॉइंट पे हम देखो, ये स्फीयर का सरफेस आ रहा है, इधर सरफेस स्फीयर। अब इस पॉइंट पे हम लोग इसको ले जाते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, ये मेरा ऐसा सरफेस बन जा रहा है जस्ट सी, और इस सरफेस पे इस पॉइंट पे जब हम फील्ड की बात करेंगे, इस फील्ड की वैल्यू अगर देख रहे हो आप, तो आप ध्यान देना, इस पॉइंट पे जब मैं देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाएगी, पहली बात एट ए डिस्टेंस x, फील्ड विल गो रेडियली आउटवर्ड ना, फील्ड विल गो रेडियली आउटवर्ड, ऐसे जा रहा होगा, फील्ड ऐसे जाएगा। और यहाँ पे जो स्मॉल एरिया वेक्टर आएगा आपका, देखिएगा दिस ds एरिया वेक्टर, दिस ऑल्सो आउटवर्ड, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर वो भी बाहर जा रहा है, और फील्ड लाइन्स भी कहाँ जा रही हैं, बाहर जा रही हैं। तो दोनों बाहर जा रहे हैं, इनके बीच का जो थीटा एंगल आएगा, दिस थीटा एंगल अगर देखो, दिस इज योर 0 डिग्री, तो दिस वैल्यू थीटा इज 0 डिग्री। किसी और पॉइंट पे मैं अगर देखना चाहता हूँ, इफ़ यू सी, कोई और पॉइंट से देखिए स्फीयर पे भी, तो यहाँ का मेरा गॉसियन सरफेस जो होगा, थैंक यू सर, तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस होगा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं, तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो फील्ड लाइन्स आर दे आर आउटवर्ड, और ds एरिया वेक्टर भी क्या है, आउटवर्ड है। तो यहाँ भी मैं थीटा क्या मान सकता हूँ, दिस थीटा इज 0 डिग्री। तो फॉर दिस पॉइंट आप इस रिजल्ट को चेक कर सकते हो कि गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स क्या आएगा। तो थोड़ा 2 मिनट आप लोग इसको देखो, ट्राई करो कि क्या मैं सोच पाऊंगा, व्हाट इज द फील्ड एट ए डिस्टेंस x लेस देन r। तो वैल्यू ऑफ फील्ड, पहला केस में जो ले रहा हूँ यहाँ पे गॉसियन सरफेस में, पहला केस देखूंगा क्या, E1 फील्ड क्या होगी फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन r। यहाँ पे फील्ड की वैल्यू देखनी है, ये x की वैल्यू 0 से बड़ा लेकिन r से छोटा मैं ले रहा हूँ, समझ गए। उस कंडीशन को हम कैसे करें, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मेरा गॉसियन सरफेस ये, दिस इज द गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, जस्ट सी। तो मेरा गॉसियन सरफेस ऐसा कुछ बन जा रहा है। इस गॉसियन सरफेस पे क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट, तो लेट एवरीवेयर फील्ड वैल्यू विल बी कांस्टेंट, तो फील्ड को मैं क्या लिख दूंगा, E, समझ गए। तो दिस फील्ड इज E1, और इसका एरिया, इसका पूरा सरफेस एरिया अगर लिखोगे आप, तो रेडियस x है, तो क्या हो गया 4 पाई x स्क्वायर, E इंटू 4 पाई x स्क्वायर ये आ गया, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, E इंटू 4 पाई x स्क्वायर ना, तो E इंटू 4 पाई x स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। अब थीटा एंगल देखो, के बीच का थीटा एंगल 0 था, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1/एप्सिलॉन चार्ज इंक्लोज्ड। तो चार्ज इंक्लोज अगर हम देखना चाहते हैं, इस वॉल्यूम में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है वो वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। तो दैट वैल्यू विल बी, देखो रो इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो क्या आ जाएगा 4/3 पाई x क्यूब, क्योंकि हमको केवल इस स्फीयर का वॉल्यूम लेना है, तो वैल्यू क्या आ गई 4/3 पाई x क्यूब। तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इट कैन इजिली बी सॉल्व। तो अगर आप यहाँ पे जाते हो तो क्या पाओगे, देखो आप, दिस 4 पाई गॉट कैंसिल्ड, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो थोड़ा मैथ वाइज देखो, तो ये 4 पाई गॉट कैंसिल्ड,
E1 की वैल्यू जो आ गई यहाँ पे देखिए, ये क्या रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और एक्स स्क्वायर में ये भी पावर कट गया तो केवल एक्स बचेगा इंटू एक्स। ई वैल्यू ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्फीयर क्या आ जाएगा, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। रो इज कांस्टेंट, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। हम लोग यहाँ पे इसका डायरेक्ट रिजल्ट कर पाते हैं। तो दिस वैल्यू ऑफ फील्ड इज दिस। तो आप क्या देख पा रहे हो, E1 जो होगा इट इज वेरिंग लीनियरली विद एक्स, एक्स के साथ इसका लीनियर वेरिएशन आपको मिल जा रहा है। तो फील्ड की वैल्यू ये आपको यहाँ पे मिल गया। तो फर्स्ट अप्रोच फॉर द फील्ड लाइंस और चार्जेस में इसको मैंने कैसे देखा, पहला केस तो मैं देख लिया। दूसरा केस जानते हो क्या होगा, दूसरा केस मैं लूंगा ऐसे बाहर वाला, इसके में मैं यहाँ फील्ड निकालना चाहता हूँ सी E2, और E2 के लिए मेरा जो x है दैट इज मोर देन r। तो मोर देन r पे फील्ड की वैल्यू क्या आएगी वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर x इज मोर देन r, समझ गए। पहला वाला केस तो मैं कर दिया। सेकंड वाले को भी मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ, उसको भी देखेंगे आप। तो सेकंड केस मैं करना चाहता हूँ क्या, जस्ट सी व्हाट इज E2 की वैल्यू क्या होगी फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू r। अब देखिए चार्ज डेंसिटी वाज कांस्टेंट, तो मैं क्या कर लूंगा, देखिएगा चार्ज डेंसिटी इज मेंशन्ड एज कांस्टेंट, दिस इज द रेडियस r, the charges are uniformly distributed na, and this radius is r, charge density is rho, this is constant. Now I am taking for the point x, x is more than r, और इस पॉइंट पे मुझे फील्ड की वैल्यू निकालनी है, से इट इज E2। E2 यहाँ पे क्या आएगा फिर से देखा जाए। अब देखो फॉर एनी पॉइंट्स आउटसाइड, आउटसाइड पे जब हम जाते हैं तो देखो सेंटर से सिमेट्रिकली फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, तो सिमेट्री वाइज एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस आल्सो फील्ड वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट सिमेट्री से। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की बात भी मैंने कही थी कि स्फीयर के बाहर स्फीयर स्टार्स बिहेविंग लाइक ए पॉइंट, तो यहाँ भी ये स्फीयर जो होगा ये पॉइंट जैसा बिहेवियर शो करेगा सिमिलर टू द सिमेट्री। तो अब हर जगह फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी, से इट इज E2। एरिया वेक्टर देखें आप, यहाँ पे अगर देखोगे तो एरिया वेक्टर ds इज आउटसाइड एंड E2 मैग्नीट्यूड इज आल्सो आउटसाइड एवरीवेयर। यहाँ देखोगे E2 इज आउटसाइड एंड ds वेक्टर इज आउटसाइड एवरीवेयर, थीटा इज 0 डिग्री, इन दोनों के बीच का थीटा क्या आ गया, फील्ड और एरिया वेक्टर में 0 डिग्री। व्हाट विल से E2 इंटू ds का s हो गया इंटू कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1/एप्सिलॉन चार्ज इंक्लोज रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, दिस थिंग आई कैन से। अब देखिए क्या होगा, E s क्या होगा 4 पाई x स्क्वायर कॉस 0 इज 1 इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, दिस थिंग आई कैन से। अब E की वैल्यू जो आप पाओगे व्हाट कैन यू सी, अगेन 4 पाई गॉट कैंसिल, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या आ गया आप देखिएगा यहाँ पे ये जो वैल्यू हो गई r क्यूब भी इसमें कांस्टेंट ही आ गया इंटू क्या आ गया 1/x स्क्वायर, ई इज वेरिंग एज 1/x स्क्वायर नहीं। तो यहाँ पे जो E2 की वैल्यू आ जा रही है आपकी, दिस E2 आप क्या देखो, दिस E2 वेरीज एस 1/x का स्क्वायर। अब पहले वाला इफेक्ट तो हमने कर ही लिया था, तो दोनों का नेट रिजल्ट हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये 1/x घटता जाएगा, पहले वाला भी कर लिया था। तो अगर दोनों केसेस का मैं ग्राफ लेता हूँ, ये तो आ गया कि घट रहा है, मैं दूर जाओगे स्फीयर से जितना दूर चलते जाओगे तो फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। उधर क्या था 1/x था, तो इसी को कंबाइन करते हुए आई कैन ड्रॉ द ग्राफ। इस केस का मैं ग्राफ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। इफ इट इज रिक्वायर्ड कि स्फीयर के केस में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है E वर्सेस x, तो देखो दिस ग्राफ इज वेरी मच सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो ग्राफ था उसी से मिलता जुलता है। एंड फील्ड इज मैक्सिमम एट द सरफेस, और रेडियस r पे ये मैक्सिमम आ जाएगा। ये आप देखो x मोर देन r है, और हियर दिस फंक्शन x इज लेस देन r और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज़ आ गई E के साथ। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट ऑन द सरफेस ना, दो अलग अलग कर मिलेंगे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ जा रहा है। ग्राफ देखो सिमिलर टू फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड जो था वैसा ही ये रिजल्ट आ गया। तो हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, तो स्फीयर में मैंने गॉसियन सरफेस में मेरा कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स ही थे, एक का x लेस देन r, अदर का x मोर देन r, तो ये अप्रोच हमारा यहाँ पे बना करेक्ट।
वंस वी हैव दिस, जैसे 3D में वॉल्यूम में चार्ज जो मैं डिस्ट्रीब्यूट किया, इसी में एक और केस आ सकता है, जैसे मैं वो भी ले लेता हूँ, जैसे स्फीयर की बात कही। अगला मैं केस लेता हूँ क्या, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन सिलेंडर में मैं डाल दिया, और सिलेंडर में फिर से रो की वैल्यू क्या मान रहा हूँ, कांस्टेंट, नॉन कंडक्टिंग। सिलेंडर इज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर पे आप ऐसा रिजल्ट कर सकते हो। तो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर जब लूंगा तो अब ये केस कैसे होगा वो भी देख सकते हो आप। जस्ट सी, फिर से मैं ऐसे लेता हूँ गॉसियन सरफेस, ये रिजल्ट आपका इधर आ गया, दिस, और ये एक लाइन बन गई। Here charge is uniformly distributed in the volume of the sphere. Radius of the sphere is r, height of the sphere is h, ऐसा आप मान सकते हैं, correct. Now here if I have to see the field value what it is at a distance x, axis से x distance पे, यहाँ पे field मुझे ध्यान देना है E1 less than r पे, पूरा रेडियस r है तो, और दूसरी बार मैं कर लूँगा for E2 more than r। तो अगर E1 लेस देन आर पे मुझे करना है तो यहाँ पे मेरा गॉसियन सरफेस कैसा हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हाउ शैल आई विजुलाइज द शेप ऑफ गॉसियन सरफेस। इस पॉइंट पे जब आप आते हो तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस सोचना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हियर दिस गॉसियन सरफेस इज सिलेंडर ओनली, और कोई शेप नहीं होगा जहाँ पे थीटा कांस्टेंट रहे या फील्ड की वैल्यू ऐसे जाए। तो फर्स्ट केस मैं यहाँ पे जो लूँगा, फर्स्ट केस फॉर x1 लेस देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे E1 की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें ये पूरा गॉसियन सरफेस इंक्लोज्ड हो गया। कर्ड सरफेस पे आप फील्ड लाइन देखो, कर्ड सरफेस जब देखोगे तो फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी E1, इसका ds वेक्टर भी क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, और बीच में थीटा एंगल क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया। ऊपर देखो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ भी फील्ड लाइंस तो परपेंडिकुलर टू सरफेस जाएंगी, लेकिन यहाँ देखो एरिया वेक्टर, इफ़ यू सी हियर इस वाले पॉइंट, क्योंकि पूरा एक्सटेंड कराती है, यहाँ भी आप देखोगे तो इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर चला गया ds, लेकिन फील्ड लाइन तो ऐसे जा रही है यहाँ पे, इसके बीच का थीटा क्या आ गया 90 डिग्री, तो डिस पोर्शन पे थीटा 90 डिग्री, कर्व सरफेस पे ऐसा, तो थीटा इज 0 डिग्री ऑन कर्व सरफेस, और तो इसलिए फाई ऑन द डिस्क पोर्शन जो आएगा वो 0 बन जाएगा, बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री एज्यूम करेगा, क्योंकि फील्ड लाइन से ऐसे ये ऐसे चला गया। फाई ऑन द कर्व सरफेस देख लीजिए, तो कर्व सरफेस पे आप पाओगे तो क्या होगा, E1 इंटू इसका रेडियस x है और इसका हाइट मान लो y है, तो कर्व E1 इंटू 2 पाई x y कॉस 0 डिग्री, क्योंकि E1 फील्ड लाइन्स बाहर जा रही, एरिया से था, इसका रेडियस x है और हाइट y ले लिया मैंने, A इंटू 2 पाई एक्स वाई कॉस 0 डिग्री, 1/एप्सिलॉन चार्ज इंक्लोज्ड क्या होगा, रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये आ गया आपके पास। दिस वैल्यू वी हैव चार्ज इंक्लोज, वॉल्यूम में चार्ज इंक्लोज। तब आप देखो E1 की वैल्यू क्या आ गई, दैट थिंग यू कैन सी, देखिए अगर रो बाई, देखोगे क्या होगा, पाई तो कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू जो आ गई रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वाई बाई ऑल्सो गॉट कैंसिल्ड, वन ऑफ द एक्स ऑल्सो गॉट कैंसिल्ड, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ गया, एक्स का फैक्टर आ गया, तो दिस फील्ड इज वेरिंग डायरेक्टली टू द एक्स, सिमिलर टू स्फीयर वाले केस में भी आ रहा था। तो ये टर्म आपको पहला मिल गया, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और पाई तो इधर कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट आप पा सकते हो। दूसरा ध्यान देना कि अगर मैं बाहर वाले पॉइंट पे चला जाता हूँ, हियर x2 पे अगर फील्ड देखोगे, फिर से वैसा गॉसियन सरफेस बनाना, तो वहाँ पे आप क्या पाओगे, यहाँ पे अगर देखते हो x2 पे जब आप बात करते हो, क्योंकि स्फीयर तो यहीं से यहाँ तक का है, तो आप यहाँ पे पाओगे कि सेकेंड के जो E2 आएगा, E2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/x2, एक स्क्वायर नहीं आएगा, केवल 1/x2 का फैक्टर ऐसे आ सकता है। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, और उसका अप्रोच लेट अस सी, ये वाला पार्ट भी कर देता हूँ, पहला पार्ट हमने कर लिया फॉर x लेस देन दिस। सेकेंड केस को देखते हैं, सेकेंड केस को फॉर x मोर देन r, हाउ डू वी गो। आप देखें, दिस वाज द स्फीयर एंड दिस द एक्सिस, and if I take the point x2 here, इसमें चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। मेरा गॉसियन सरफेस जो होता है ना, वो पूरा सैंपल उसमें से एक पार्ट को लेता है, सिमेट्री को यूज़ करता है,
तो मेरा यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस बनेगा हियर इफ यू सी, इस पॉइंट को लेता हुआ और ऐसा गॉसियन सरफेस यहाँ पे बनेगा जस्ट सी। तो ये गॉसियन सरफेस का ऐसे आ गया। फिर से यहाँ देखो इस वाले पोर्शन पे, डिस्क पोर्शन पे तो फ्लक्स क्या आ गया, जीरो। फाई ऑन द डिस्क पोर्शन जो हो गया वो जीरो आ जाएगा, इट इज जीरो बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री। केवल कर्व सरफेस पे देखिए, तो कर्व सरफेस पे देखो तो E2 इज आउटसाइड एंड DS एरिया इज ऑल्सो आउटसाइड, दिस थिंग वी कैन डू। अब ये दोनों चीज़ें जब आपको बाहर जा रही हैं तो यहाँ पे बीच में जो थीटा एंगल आएगा, थीटा इज 0 डिग्री। यहाँ पे बस निकाल लो x2 के लिए, तो E इंटू 2 पाई x2 इंटू वाई, इसका लेंथ फिर से आप क्या मान लें, y मान लें आप, इसकल टू cos 0 डिग्री इसकल टू 1/एप्सिलॉन चार्ज इंटू रो। अब क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, क्योंकि केवल 0 से r तक ही तो बस चार्ज है, उसके आगे तो है ही नहीं, ये आप कह सकते हो। तो व्हाट आई गेट, देखिए E2 इंटू ये E2 मान लो और दिस इज x2, पाई पाई गॉट कैंसिल्ड, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया ना, और ये वैल्यू क्या आ गई इंटू ये, सॉरी ये वैल्यू आ गया सच ना। E2 की वैल्यू क्या आ गई देखो, दिस E2 इज रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू 1/x2। तो 1/x2 फैक्टर आ रहा है, रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर कांस्टेंट। तो यहाँ भी अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे फॉर द स्फीयर में E वर्सेस x, तो ये ग्राफ भी पहले लीनियर वेरी करेगा, उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसे घटता हुआ चला जाएगा। तो दिस टर्म वी सी, बस यहाँ पे क्या था, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, और यहाँ पे क्या होगा E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था, E2 वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। फिर से सरफेस और सिलेंडर पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो दिस अप्रोच वी कैन मेक। तो गॉस थ्योरम और ये सारी कंडीशन मैंने डिफाइन की, इससे हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। अब थोड़ा बहुत मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऑफ गॉस लॉ आई हैव डिफाइन, सम मोर केसेस हो सकता है मैं एक और लेक्चर लेकर इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ तक आप उसको एक आइडिया ले सकते हो, इससे मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस वी कैन डू। ओके, थैंक यू।